वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से प्रार्थना, रिक्वेस्ट, अर्ज, अरदास, विनय, विनती, निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका वन स्टॉप स्टडी में। मैं हूं आशुतोष मिश्रा और मेरी तरफ से आप सभी को 109 बार प्रणाम। एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ने के चरण में हम लोग क्लास 6 की हिस्ट्री शुरू किए थे और उसमें से 6 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। 7वां चैप्टर है राज्य से साम्राज्य। आइए हम लोग शुरू करते हैं। हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों से काट कर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। इससे पहले कि हम यह जानें कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। तो ये बेसिकली बताया गया है कि नोट के ऊपर जो चित्र बना होता है शेरों का, जो ये वाला चित्र है, ये जो है एक पत्थर को तराश कर बनाया गया था और इसे सारनाथ में स्थापित किया गया था। और सारनाथ में किसके कहने पर स्थापित किया गया था? अशोक नाम के एक राजा थे, उनके निर्देश पर या उनके कहने पर ये स्थापित किया गया था। अशोक जो है जिस साम्राज्य के राजा थे उसकी स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी आज से लगभग 2300 साल पहले। और उसकी स्थापना करने में उनकी मदद की थी चाणक्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने। चाणक्य जो है वो अर्थशास्त्र के लेखक हैं और उसी किताब में उनके बहुत सारे विचार हमें देखने को मिलते हैं। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। तो बेसिकली ये बता रहे हैं कि साम्राज्य जो था इनका, उसमें बहुत सारे नगर थे। उसमें से प्रमुख नगर जो थे वो पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला थे। तक्षशिला जो थे उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला जो एरिया था उधर जाने के लिए तक्षशिला से होकर रास्ता जाता था। दूसरी तरफ उज्जैन जो था उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत की तरफ जो जाने वाला रास्ता है उधर पड़ता था। और ये कह रहे हैं कि शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी और अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। यहाँ पे एक चीज बताई गई है, वंश के बारे में बताया गया है। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। तो बेसिकली मौर्य वंश जो है उसमें 3 राजा बता रहा है, चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक हुए। और वंश कब कहते हैं? जब एक के बाद एक ही पीढ़ी दर पीढ़ी राजा बनते जाते हैं। राजा का बेटा राजा बना और उसका बेटा राजा बना तो उनका एक वंश कहलाता है। यहाँ पे साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसान और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहां पर लोग फल फूल का संग्रह और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। तो बेसिकली यहाँ पे जो साम्राज्य है इतना बड़ा था, बहुत बड़ा था और उसकी विविधता बहुत ज़्यादा थी। वो अलग अलग जगहों पर रहते थे, फूल फलों का संग्रह करते थे, अलग तरह की भाषा बोलते थे, अलग तरह का भोजन करते थे और शायद अलग तरह की पोशाक भी पहनते थे। यहाँ पे दिया हुआ है ये एक मैप के बारे में इन लोगों ने बताया है कि जहाँ पे अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। आइए यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। पहले तो वो नगर जो ऊपर बताए गए थे कि जो मुख्य नगर थे, एक तो तक्षशिला बता रहे थे जो उत्तर पश्चिम की तरफ जाने का रास्ता बनाता था। एक उज्जैन बना रहे थे जो दक्षिण भारत की तरफ जाने का रास्ते में पड़ता था। और ये पाटलिपुत्र है जो उनकी मेन राजधानी थी मौर्य साम्राज्य की। और कह रहे थे कि जो लाल वाले हैं यहाँ पे अशोक के शिलालेख मिले हैं। तो ये कौन कौन सी जगह? कांधार में मिला है, लंपक मिला है, मनसेहरा है, शहबाजगढ़ी है, तक्षशिला है, कलसी है, टोबरा है, बहापुर है, मेरठ है, लुम्बिनी है, रामपुरवा है, लौरिया है, सारनाथ, कौशाम्बी, इलाहाबाद, गुज्जर है, रूपनाथ, सांची, पनगुररिया है, गिरनार है, सुपारा है, सन्नाती है, मस्की है, ब्रह्मगिरी है और येरागुड़ी है। जौगढ़, धौली ये उड़ीसा वाले क्षेत्र में भी है। तो ये सारी जगहों पे अशोक के अभिलेख मिले। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है? राज्य और साम्राज्य में अंतर क्या होता है? क्योंकि साम्राज्य जो है राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है, इसीलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज्यादा संसाधनों की जरूरत होती है। तो बेसिकली राज्य और साम्राज्य में ये अंतर होता है कि राज्य जो है छोटा होता है, साम्राज्य बड़ा होता है। तो उसकी रक्षा के लिए हमें थोड़ी सी ज़्यादा जरूरत होती है, ज़्यादा संसाधन चाहिए होंगे उसकी देख रेख के लिए, उसके मैनेजमेंट के लिए। बेसिकली कि हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे उसके लिए ज़्यादा लोग चाहिए, ज़्यादा संसाधन चाहिए। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत होती है। तो बेसिकली अगर बड़ा साम्राज्य है तो ज़्यादा संसाधन चाहिए, तो ज़्यादा टैक्स चाहिए होगा। संसाधन कैसे जुटाएंगे? टैक्स से। उनको लोगों को सैलरी देने के लिए पैसा चाहिए तो वो टैक्स से आएगा।
साम्राज्य का प्रशासन। अब मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसीलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। मतलब बहुत बड़ा साम्राज्य था। ऊपर हमने मैप में देखा, लगभग लगभग पूरे भारत में फैला हुआ है। उधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला एरिया भी इसमें आ रहा है। तो इतना बड़ा साम्राज्य था, तो इसको जो है अलग अलग हिस्से हैं, अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र वाला जो एरिया था, जो पटना है, जो बिहार के पास वाला एरिया है, वो मुख्य राजधानी थी और वहाँ पे सीधा सम्राट का नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांव, शहरों के किसान, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारियों को सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इसका वो है कि इधर राजा जो है लोगों को टैक्स इकट्ठा करने के लिए, लोगों से टैक्स इकट्ठा करने के लिए अधिकारियों को नियुक्त कर देता था और उनको वेतन भी देता था। संदेशवाहक जो है घूमते रहते थे और राजा के जासूस जो है अधिकारियों पर नजर रखते थे कि कोई घूसखोरी ना करे। इन सबके ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार और वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। तो बेसिकली कई छोटे छोटे प्रांतों में डिवाइड कर दिया गया था और वहाँ पे तक्षशिला और उज्जैन जैसी जगहों को उन लोगों ने प्रांतीय राजधानियां बना दिया था। और वहाँ पे अक्सर राजकुमारों को वहाँ का गवर्नर या राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। तो बेसिकली ऐसे है कि वहाँ पे राजकुमार को, कोई भी एक राजकुमार होगा जिसको भेज दिया जाएगा, जो राजा का बेटा था उसे भेज दिया जाएगा गवर्नर बना के। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं था कि पूरे हिस्से को, पूरा जो राज्य का जो पूरा हिस्सा है, वहाँ पे एक जैसा ही वो लोग परंपराएं और नियम फॉलो करने को कहें। वो लोग जहाँ के लोकल लोग थे, जो जैसे अगर तक्षशिला के लोग हैं तो वो अपनी परंपराएं फॉलो कर सकते हैं और वहाँ के नियम जो है अलग होते थे। वो अपना नियम और अपनी परंपराएं मानते थे। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इन इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। तो बेसिकली जो है अलग अलग प्रदेशों में बांट दिया था, अलग अलग प्रांतों में बांट दिया था। तो उनके बीच में जो है बहुत बड़ा क्षेत्र हुआ करता था। तो उन क्षेत्रों पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण नहीं रखते थे ये लोग, उस रास्ते पे नियंत्रण रखते थे बस, जिधर से उनको आना जाना था। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आने जाने का जो रास्ता था, उधर रास्ते पे वो लोग नियंत्रण रखते थे और उनकी नदियों पर नियंत्रण रखते थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहां रहने वाले लोग काफी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीजें लाकर देंगे। तो बेसिकली जो है ये लोग संसाधन इकट्ठा किया करते थे। संसाधन बहुत सारे टैक्स के रूप में मिल जाता था या कई बार भेंट के रूप में ले लिया करते थे। उनको इकट्ठा करके राजा के पास भेज दिया जाता था। अलग अलग जगहों से अलग अलग चीज़ें इकट्ठी की जाती थी। जैसे उत्तर पश्चिम वाला जो एरिया था, उधर कंबल अच्छे मिलते थे, जो पाकिस्तान कश्मीर वाला एरिया है। और दक्षिण भारत में सोने और बेशकीमती पत्थर जो है काफ़ी अच्छे मिलते थे। तो वहाँ से ये सब चीज़ें नजराने के रूप में इकट्ठी की जाती थी। और जंगल वाले इलाके जो आते थे, वहाँ के लोग जो है वो पूरी तरह से आज़ाद थे और वो लोग जो है मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी और मधु जैसी चीज़ें लाकर दिया करते थे। नजराना क्या होता था? जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। तो बेसिकली टैक्स है, नियमित होता था। जैसे टैक्स भरना है तो हर महीने या हर साल या हर बार फसल पे कुछ ऐसे नियम बना रखा था, उन लोगों ने उस हिसाब से लेते थे। लेकिन नजराना जो था वो कोई जरूरी नहीं था कब लिया जाएगा, कभी भी स्वेच्छा से कोई ला के दे जाए तो वो नजराना वो लेके रख लेते थे। राजधानी में सम्राट मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। उसका एक छोटा सा अंश यहाँ पे दिया हुआ है। मेगास्थनीज के बारे में यहाँ पे बता रहा है कि ये यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, हमें नोट करके रखनी चाहिए। अब यहाँ पे जो उसने देखा है उसका विवरण उसने दिया है। उसने लिखा है, सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है जो कि सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश न करे। उनके खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे।
यहाँ पर उसने बताया है कि जो सम्राट है जब वो अपनी जनता के सामने आएंगे तो उसे शोभा यात्रा के रूप में एक जश्न मनाया जाएगा। सोने की पालकी में बैठ के जाएंगे, उनके अंगरक्षक होंगे जो सोने और चांदी से सजाए गए हाथियों के ऊपर बैठ के चलेंगे। कुछ अंगरक्षक एक पेड़ लेके चलेंगे जिसपे ट्रेंड पैरट्स होते थे, जो तोते होते थे, जिनको ट्रेनिंग दी गई होती थी कि सम्राट के चारों तरफ, उनके सर के चारों तरफ जो है चक्कर लगा लगा के घूमते रहे। राजा जो है वो हथियारबंद महिलाओं से घिरे रहते थे, उन्हें ये डर रहता था कि कहीं कोई उनकी हत्या न कर दे। खाना जो अगर खाते थे तो उससे पहले एक नौकर उसको चेक करता था, खा के देखता था कि इसमें जहर तो नहीं मिला हुआ है। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे, मतलब सम्राट जो है 2 रातें लगातार एक कमरे में नहीं बिताएंगे ताकि कोई उन्हें रात में जाके मार ना दे। पाटलिपुत्र और आधुनिक पटना, मतलब जो अभी इस समय पटना है उसको पाटलिपुत्र कहते थे उस समय, उसके बारे में क्या लिखा है? यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार है। 2 और 3 मंजिले वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। तो यहाँ पे बेसिकली उसने पटना की खूबसूरती के बारे में बताया है और राजा के महल की खूबसूरती के बारे में। अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये प्री मेंस हर जगह यूज की जा सकती है। प्री में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और मेंस में इसको यूज किया जा सकता है। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अशोक का कलिंग युद्ध बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है। कलिंग जो है तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। उड़ीसा वाला एरिया जो है, उड़ीसा का जो तटवर्ती एरिया जो समुद्र के पास वाला एरिया है, उसका प्राचीन नाम कलिंग है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। बेसिकली कलिंग पर उन्होंने आक्रमण किया था। ये कहानी लगभग हर किसी ने सुनी। आक्रमण किया था और उसके बाद से वहां पे इतनी हिंसा हुई, इतने लोग मारे गए कि उसे देख के अशोक का हृदय द्रवित हो गया और अशोक जो है थोड़ा दुख में भर गए और उन्होंने उस दिन से लड़ाई करना छोड़ दिया। कलिंग युद्ध वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख, ये बेसिकली 13वें अभिलेख में उन्होंने लिखवाया है कलिंग युद्ध के बारे में। वो यहाँ पे मेंशन तो नहीं है पर हम लोग पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। ये ऐसे ही पूछा जाता है क्वेश्चन कि राजा बनने के कौन से ईयर में अशोक ने कलिंग पे आक्रमण किया था, तो 8 साल बाद, ये याद रखिएगा। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसीलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैं धम्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। मैं मानता हूं कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संकेत के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूं कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धम्म को कैसे बढ़ाया जाए। धम्म जो है एक संस्कृत शब्द है। संस्कृत शब्द धर्म का ही प्राकृत रूप है। धर्म का जो प्राकृत रूप है उसे धम्म कहते हैं। तो बेसिकली इसमें यह दिया है कि अशोक अपने दुख जाहिर कर रहे हैं कलिंग में जो नरसंहार हुआ था उसको लेकर, और कहते हैं कि मुझे इतना पश्चाताप हो रहा है कि अब मैं केवल धर्म का प्रचार करूंगा और एक अभिलेख में ये इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि मेरे बेटे और पोते और आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी युद्ध ना करें और वो धर्म का पालन करें, धर्म का प्रचार करें। अशोक का धम्म क्या था? अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उसमें पूजा पाठ या कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी, यज्ञ नहीं करवाना था। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे, तो वो एक अच्छे पिता की तरह अपनी प्रजा को सिखा रहे थे कि धर्म का जो है पालन कैसे करना होता है या धर्म है क्या। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में और पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी इनके राज्य में। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। तो अशोक को यह लगा कि इतनी सारी समस्याएं हैं तो इनको दूर करना जो है अशोक का कर्तव्य है। इसीलिए उन्होंने धम्म महामात्र नाम के अधिकारियों को नियुक्त किया जो जगह जगह पर जाकर धर्म की शिक्षा देते थे। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि धर्म की शिक्षा देने के लिए कौन से अधिकारियों की नियुक्ति की गई या धम्म महामात्र जो है वो क्या काम करते थे अशोक के राज्य में।
या मौर्य काल में। तो ये जो है धर्म की शिक्षा देते थे जगह जगह जाकर। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस में दूत भेजे। सीरिया, मिस्र और ग्रीस मतलब यूनान। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को इसी कार्य हेतु उसने श्रीलंका भेजा। तो बेसिकली धम्म से रिलेटेड जो संदेश थे अशोक के, जो उनकी शिक्षाएं थी, वो उन्होंने शिलाओं पे यानी पत्थरों पे और स्तंभों पे, पत्थरों के खंभे बनवा के उन पर खुदवा दिए और अधिकारियों को ये कह दिया कि जो लोग पढ़ नहीं सकते हैं उनको ये संदेश पढ़ के सुनाया जाए। उन्होंने धम्म प्रचार के लिए बहुत सारे लोगों को अलग अलग जगहों पे भेजा। उन्होंने सीरिया में, मिस्र में और यूनान में अपने दूत भेजे। श्रीलंका में तो अपने बेटे और बेटी को ही भेज दिया। जो बेटा गया वो उसका नाम महेंद्र था, जो बेटी गई उसका नाम संघमित्रा था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको नोट किया जाए। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। तो उन्होंने सड़क, कुएं, विश्राम गृह ये सब बनवाया और मनुष्य और जानवर दोनों के लिए ही चिकित्सा की व्यवस्था की। अपनी प्रजा के लिए अशोक का संदेश लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर, और जब यात्रा शुरू करते हैं तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं है। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने वह ज़्यादा फलदायी होंगी। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या है? ये हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। हर किसी को दूसरे के धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरों के धर्म की बुराई करता है तो वो वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसीलिए हर किसी को दूसरे के धर्म की प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। तो ये बेसिकली अशोक ने अपनी जनता के लिए संदेश दिया हुआ है कि जो भी कर्मकांड हम लोग अलग अलग अवसरों पर करते हैं वो किसी काम के हैं नहीं। इनके बदले अगर हम कुछ और काम करें, कुछ दूसरी रीतियों को माने, कुछ दूसरे नियमों को माने तो ज़्यादा सही रहेगा। और वो जो रीतियां हैं, जो दूसरे नियम हैं जिनको हमें मानना चाहिए, वो ये है कि अपने दासों, नौकरों, गरीबों के साथ अच्छा व्यवहार करो, बड़े लोगों का आदर करो, सभी जीवों पर दया करो, ब्राह्मणों को दान दो, अपने धर्म की प्रशंसा और दूसरों के धर्म की निंदा मत करो, सबके धर्मों का सम्मान करो। ये सब चीज़ें अशोक ने बेसिकली वहाँ पर अपनी जनता के लिए संदेश जो है शिलालेखों में लिखवाए हुए हैं। ब्राह्मी लिपि जो है, आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई हैं। यहाँ आप अ अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं। यहाँ पे जो है अ अक्षर दिया हुआ है अलग अलग भाषाओं में, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम लोग छोड़ के चलते हैं। इस चैप्टर के आखिरी पेज में ये थोड़ा सा दिया हुआ है आगे की बात करके। इसमें क्या है ये देख लेते हैं। लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। इसके स्थान पर साथ ही अन्य जगहों पर भी कई नए राज्यों का उदय हुआ। पश्चिमोत्तर तथा उत्तर भारत के कुछ भागों में करीब 100 सालों तक हिंद यमन राजाओं का शासन रहा। इसके बाद पश्चिमोत्तर, उत्तर तथा पश्चिम भारत पर शक नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ। इनमें से कुछ राज्य लगभग 500 वर्षों तक टिके रहे, जब तक कि शक शासकों को गुप्त राजाओं से पराजय नहीं मिल गई। तो बेसिकली यह है अशोक या मौर्य साम्राज्य के खत्म होने की कहानी यहाँ पे है कि जब मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया तो उसके बाद जो है अलग अलग बहुत सारे राज्यों का उदय होता है अलग अलग जगहों पर। जैसे पश्चिमोत्तर और उत्तर भाग में जो है कुछ सालों तक तो करीब 100 साल तक तो हिंद यमन राजाओं का शासन रहा, इनको इंडो यूनानी बोलते हैं। उसके बाद जो है पश्चिमोत्तर उत्तर पश्चिमी भारत पर शक नाम के मध्य एशियाई प्रजाति के लोग आके अपना शासन स्थापित किए। वो लगभग उनमें से कुछ लगभग 500 सालों तक शासन किए, जब जिनको बाद में गुप्त शासकों ने पराजित किया। शकों के बाद कुषाणों ने शासन किया। ये लगभग 2000 वर्ष पहले शुरू किए, शकों के बाद ये आए थे। उत्तर तथा मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेनानायक पुष्यमित्र शुंग ने एक राज्य की स्थापना की। बेसिकली मौर्य साम्राज्य का जो पतन हुआ था उसमें कुछ ऐसे हुआ था कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा बृहद्रथ था, उसी का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। उसने बृहद्रथ को मार डाला और शुंग साम्राज्य की स्थापना की। शुंगों के बाद कण्व राज्य आया वहाँ पे मगध में, और फिर लगभग आज से 1700 वर्ष पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई मगध वाले रीजन में ही, पाटलिपुत्र जहाँ की राजधानी थी। हमने देखा कि पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों पर शकों का शासन था। यहाँ पश्चिमी भारत तथा मध्य भारत पर शासन कर रहे सातवाहन शासकों के साथ इनके कई युद्ध हुए। तो जब शक राजा थे, जो अभी हम देख रहे थे कि करीब 500 सालों तक जो रहेंगे, वहाँ उनका युद्ध जो है सातवाहन शासकों से हुआ। ये सातवाहन शासक जो है पश्चिमी भारत तथा मध्य भारत, मतलब मध्य प्रदेश और पश्चिमी भारत, मतलब महाराष्ट्र वाला जो रीजन है उस एरिया में ये लोग राज करते थे, सातवाहन शासक थे। उनसे और शकों के बीच में कई सारे युद्ध हुए। 2100 साल पहले स्थापित सातवाहन राज्य लगभग 400 सालों तक टिका रहा। आज से लगभग 2100 साल पहले सातवाहन राज्य बना था, जो लगभग 400 साल तक टिका रहा।
लगभग 1700 वर्ष पहले मध्य तथा पश्चिमी भारत में वाकाटक वंश स्थापित हुआ। तो बेसिकली इसमें अब ये देख रहे हैं हम लोग कि 2300 साल पहले जब मौर्य साम्राज्य खत्म हो गया था, तो उसके बाद इंडो यूनानी शासक 100 साल तक रहे, फिर शक आके बहुत 500 सालों तक रहे। उसी दौरान जो है पुष्यमित्र, शुंग और कण्व का भी शासन रहा। उसी दौरान 100-200 साल के समय काल में जो है उधर कहीं सातवाहनों का शासन था जो शकों से लड़ाई कर रहे थे। फिर वाकाटक वंश आया था 1700 साल, आज से 1700 साल पहले। दक्षिण भारत में 2200 से 1800 साल पहले चोलों, चेरों तथा पांड्य शासकों का शासन था। बेसिकली लगभग 1500 साल पहले पल्लवों और चालुक्यों के 2 बड़े राज्यों की स्थापना हुई। तो बेसिकली ये बहुत सारे राजवंश हैं, पूरे देश में अलग अलग जगहों पे स्थापित हुए, थोड़ा सा एक दूसरे से आगे पीछे स्थापित हुए समय के मामले में अगर बात करें तो। इसके अलावा और भी कई राज्य और राजा थे, इनके बारे में हमें उनके सिक्कों, पांडुलिपियों तथा पुस्तकों से पता चलता है। इन सबके साथ साथ अनेक ऐसे परिवर्तन भी हो रहे थे जिनमें सामान्य स्त्री पुरुषों का महत्वपूर्ण योगदान था। इनमें कृषि का प्रसार, नए शहरों का विकास, उद्योग तथा व्यापार में प्रगति थी। व्यापारियों ने एक तरफ जहां उपमहाद्वीप के अंदर तथा बाहर जमीन के रास्तों की खोज की, वहीं पश्चिमी एशिया, पूर्वी अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री रास्ते भी खुले। मंदिरों, स्तूपों तथा अन्य इमारतों का निर्माण हुआ, किताबें लिखी गई, साथ ही वैज्ञानिक खोजें भी हुई। ये सारी बातें साथ साथ हो रही थी। इस पुस्तक के बाकी हिस्से को पढ़ते हुए हमें इन बातों का ध्यान रखना है। बेसिकली अब ये समझा रहे हैं कि जैसे ही मौर्य राज्य का पतन हुआ, उसके बाद अचानक से एक एक करके कई जगहों पे अलग अलग नए नए वंश और नए नए शासक स्थापित होते गए। और उसके अलावा भी बहुत सारे काम एक साथ हो रहे थे। मतलब इकोनॉमी में प्रगति हो रही थी, रास्ते नए नए खोजे जा रहे थे, नई नई वैज्ञानिक प्रगति हो रही थी, नए मंदिर, स्तूप, इमारतें बन रही थी, नए शहर डेवलप हो रहे थे। राजा रानियों के अलावा सामान्य स्त्री पुरुष भी अलग अलग तरह के योगदान दे रहे थे डेवलपमेंट में। तो ये सारी चीज़ें एक साथ हो रही थी। जब हम आगे किताबें, आगे जो चैप्टर हम इसमें पढ़ेंगे तो हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा चैप्टर। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय हिंद।